Greetings to all the student. I welcome you all in the next video of class 9th गणित मंजरी। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अंतिम प्रश्नावली। ठीक है, अंतिम प्रश्नावली पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। चलो अब देखते हैं 1.4। द्विविमीय तल में 2 बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे निकालते हैं। मतलब आपके पास ये एक द्विविमीय तल किसको कहा गया है, कार्तीय तल को। मान लो 2 बिंदु है आपके पास, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। अगर इनके बीच में दूरी निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो हम 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का आंकलन करने की विधि से अवगत हैं। यदि वे बिंदु अक्षों पर स्थित हैं और अक्षों के समांतर एक रेखाखंड का निर्माण करते हैं, जैसे कि रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें W1, W2, S1, S2 दूरियों को पता लगा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड समांतर नहीं हो तो क्या करना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। ये सब कक्षा 8 में हमने किया है, ठीक है। लेकिन अगर वो XY तल में हो ही ना, तब इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे। देखो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये Y अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, X अक्ष है। अच्छे से सब बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे कि ग्राफ देखते ही आपको अच्छे से ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए, मतलब ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 6 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये X अक्ष है। तो ये A के निर्देशांक है X और 3 और 4, तो पहला वैल्यू X का होता है, दूसरा Y का, यानी ये यहाँ पर 3 पर है और इधर कितने पर है, 4 पर। अब भी यहाँ पर M लिखा हुआ है, M के निर्देशांक पहला वैल्यू X का, दूसरा Y का, यानी पहला वैल्यू 9 पर है, यानी X का वैल्यू कहाँ है, इधर 9 पर, ठीक है, और इधर Y का वैल्यू कहाँ है, 6 पर। आगे नेक्स्ट D 7, 1, ये भी X और Y है, यानी X का वैल्यू कहाँ है, यहाँ 7 पर है और Y का वैल्यू कितना है, 1 पर है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, भाई इन वाली डिस्टेंस को कैसे निकालें। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। स्ट्रेट लाइन तो हमने अब तक ठीक है देख ली कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, हम ऐसे काउंट कर लेते थे। लेकिन अब ये टेढ़ी लाइन जा रही है, इसको कैसे निकालें, ठीक है। तो उसके लिए आगे आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि हम इन भुजाओं का जो लंबाई है वो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सोचिए और विचारिए, सॉल्व करते हैं कि बिंदु A 3,4 से D 7,1 तक पहुँचने में X अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की गई है। इन्हीं बिंदुओं के लिए Y अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की गई है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, A से लेकर D तक X और Y में कितनी दूरी तय की गई। देखो A पहले कितने पे था, 3 पर, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर देखो इरेज कर देती हूँ। अब देखो A से X पहले कितने था, 3 पर, अब कितने पर पहुँच गया, 7 पर। Y पे ये कितने पे था, 4 पर, अब कितने पर पहुँच गया, 1 पर, ठीक है। इसका मतलब X में तो इंक्रीज हुआ है और Y में डिक्रीज हुआ है। तो इसने पूछा X अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की है, 3 से 7 पर गया है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 4 इकाई, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 4 इकाई। इन्हीं बिंदुओं के लिए Y अक्ष से कितनी दूरी की गई है, 4 से 1 पर गया है, यानी 4 से 1 पर गया है, तो बिंदु में कितनी दूरी हुई है, 3 इकाई, ठीक है। क्योंकि हम दूरी को नेगेटिव में नहीं लिखा सकते, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 3 इकाई। आगे, क्या ये दूरियाँ आपको AD की दूरी ज्ञात करने में सहायता कर सकती हैं। क्या ये दूरियाँ आपको AD की दूरी ज्ञात करने में सहायता कर सकती हैं, हाँ कर तो सकती हैं, ठीक है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे उसमें, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, मैंने ये दोनों पॉइंट तो निकाल लिए, ठीक है। मुझे ये वाली दूरी चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा है, भाई कर्ण निकालना है मुझे, लंब दे रखा है मेरे को और आधार दे रखा है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर बराबर में जो है आधार का स्क्वायर होता है जमा में, ठीक है। तो X का निर्देशांक वही 4 इकाई और AC Y के निर्देशांक कितने आए हैं, 3 इकाई। तो जब आप AD निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 इकाई आ जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये समझाया हुआ, देखो वही जो डायग्राम मैं समझा रही थी भाई यहाँ से यहाँ तक हमने निकाल लिया कि ये कितना है, ये 3 इकाई है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 इकाई है। तो इनका वर्ग निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
4 का 16, 3 का 9 और ये हो जाएगा रूट 25 और 25 किसका रूट होता 5 का। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई, जो भी इसका सेंटीमीटर मीटर होगा। ठीक है, यही बात इसने यहाँ समझाई है। क्या इसी प्रकार से हम DM और MA का भी रूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, इसको कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र, जो कि सभी को आपने याद रखना है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये हमें बार बार यूज होगा, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। मतलब इन पॉइंट से हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते थे कि मैंने मान लिया कि A के बिंदु जो पॉइंट्स थे वो थे x1 y1 और D के जो पॉइंट थे वो x2 y2 थे। हालांकि इनकी वैल्यू कुछ और दे रखी है, 3 और 4 है, ये 7 है और ये 1 है। तो इससे शॉर्ट ट्रिक बनाकर ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है, इसको कहते हैं दूरी सूत्र। सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसा करके आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी दूरी का जो है मान निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो डायग्राम में अलग अलग भी दिया हुआ है, इसकी इमेज भी बनाकर दे रखी है इधर की तरफ। ठीक है, तो पूछा है AMD के प्रतिबिंबों का निर्देशांक क्या है? प्रतिबिंब क्या होता है? जो मिरर में दिखाई देता है, शीशे में। ठीक है, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन मेन बनते थे, वही रिपीट किए गए। देखो इसको अगर मिरर में देखेंगे तो क्या दिखाएगा? यहाँ पे दिखाई देगा -3,4। इसको देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा तो क्या होगा -7,1। ये एज इट इज दिखाई देगा, यहाँ पर 9 का वैल्यू माइनस हो जाएगा, 6 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि मिरर कहाँ रखा गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आ जाती है आपकी अंतिम प्रश्नावली, जो कि जिसका हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, अंतिम प्रश्नावली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें कुल 16 क्वेश्चन हैं, तो ट्राई करेंगे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की। ठीक है, 16 क्वेश्चंस को आंसर करने की। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन, दोनों अक्ष, कौन से दोनों अक्ष? x और y, ठीक है, के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, और उनमें x और y के निर्देशांक क्या होंगे? तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं और x और y के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा दोनों अक्ष मूल बिंदु पर मिलते हैं, मूल बिंदु पर मिलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बताओ? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जब मैं चैप्टर पढ़ाया था शुरू में तभी बताया था 0 0। अब आपसे पूछा था x के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है, x के निर्देशांक बताने हैं इसी में, और y के निर्देशांक बताने। अब तुम खुद डिसाइड करो, पहले वाला वैल्यू किसका होता है? शाबाश, x का, और दूसरे वाला वैल्यू किसका होता है? y का। तो x के निर्देशांक क्या हो गए? 0, y का भी क्या हो गया? 0। बस ये आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कहता है कि बिंदु W है कहीं पे का x निर्देशांक -5 है। बिंदु W का x निर्देशांक -5 है। क्या आप उस बिंदु H के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं जो W से होकर जाती हुई y अक्ष के समांतर रेखा पर स्थित हो, और बिंदु H किन चतुर्थांशों में स्थित हो सकता है? ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ग्राफ बनाया हुआ था और यहाँ पर इसको हल करने का प्रयास करते। देखो कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन था कि भाई जो W बिंदु है वो x में, x अक्ष उसका -5 है। क्या है उसका x अक्ष? -5 है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कैसे लाइन बनेगी। तो यहाँ -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर -4 होगा, इधर होगा -5। तो यहाँ कहीं W होगा। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कहीं W है, ये बिंदु जो है मेरा W है। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन पूछा था इससे एक लाइन है जो कि इसके समांतर होकर जाती है। किसके समांतर होकर जाती है? y एक्सिस के समांतर होकर जाती है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जो y एक्सिस के समांतर होकर जाएगी। ठीक है, ये हो गई लाइन। ओके, चलो जी ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। आगे क्या पूछा है कि H कोई बिंदु है जो इसी ही के आसपास कहीं ड्रॉ किया गया है। तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा चतुर्थांश में आएगा?
बिल्कुल, एच को हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो एच, ये आंसर क्या आएगा हमारा, जो एच है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। यहाँ पे भी हो सकता है एच, तो यहाँ जब आएगा तो तृतीय चतुर्थांश में कहलाएगा, क्योंकि उसने एग्जैक्ट निर्देशांक नहीं बताए ना। तो अलग अलग वैल्यूज़ में अलग अलग स्थित हो सकता है, पूरा कहीं पे भी हो सकता है, या तो द्वितीय में आएगा या तृतीय में आएगा। देखो चौथे में तो जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये लाइन है जो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल बनाई है वो केवल और केवल द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में है, इसीलिए ये यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिंदु आर ए एम पी पर विचार कीजिए। यदि वे इसी क्रम में मिलाए गए हैं तो अनुमान लगाइए। आर ए एम पी की दो भुजाएं परस्पर लंबवत है। आर ए एम पी की वह भुजा जो किसी एक अक्ष पर समांतर है। दो बिंदु एक अक्ष में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यह अक्ष कौन सा होगा। अब बिंदुओं को अंकित कीजिए और अपना अनुमान को सत्यापित करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो फिर हम इसमें वापस से अपने डायग्राम पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ सर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना वापस से ये जो क्वेश्चन बोला है हमें वो। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ था, बिंदु सबसे पहले आपको कौन सा बताना है। सबसे पहले बिंदु था आर। आर बिंदु कहाँ था, 3,0। मैं लिख लेती हूँ, देखो आर था 3,0, यानी एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0। तो एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0, 1 2 3, ये आ गया आर बिंदु। कौन सा बिंदु है ये, आर, यहाँ नाम लिख लो। उसके बाद क्या बोला था इसने सॉरी, ए बिंदु। ए बिंदु कहाँ बोला था, 0, -2, यानी एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू क्या आएगा -2, जो कि नीचे होता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर है ए बिंदु। कौन सा बिंदु है यहाँ पर, ए। ठीक है, ग्रिड को बड़ा करने की जरूरत है क्या, चलो इसको इधर ही समझ लो। आगे है पी पॉइंट, नहीं एम पॉइंट है पहले। तो एम पॉइंट कहाँ पर था, -5 और -2, यानी एक्स का वैल्यू -5 है जो कि इधर है, और वाई का वैल्यू भी -2 है, तो यहाँ कहीं एम आएगा। ठीक है, ये एम बिंदु है। आगे क्या बताया है, पी बिंदु क्या है, पी बिंदु है -5 और 2। ठीक है, तो पी बिंदु क्या है, -5 और 2, यहाँ पर पी बिंदु आएगा। ठीक, ये पी बिंदु है। तो आपसे क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था आर ए एम पी की कौन सी दो भुजाएं परस्पर लंबवत हैं। कौन सी दो भुजाएं परस्पर लंबवत है, देखो एक तो ए से एम को मिलाओ, पी से एम को मिलाओ। ठीक है, तुम देख सकते हो कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में लंबवत हैं। तो पहले पार्ट का आंसर होगा ए एम और एम पी लंबवत है। ठीक है, एम पी परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं आपस में। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, कौन सी भुजा जो ऐसी है जो किसी अक्ष के समांतर है। समांतर कौन सी है, देखो पी एम वाई एक्सिस के समांतर है, और जो एम ए है ये किसके समांतर है, ये एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये पूरा मिला सकते हो तुम, इनको चतुर्भुज बना दो इसका। ठीक, तो हमें यहाँ पर एक लाइन पता चल रही है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि जो पी एम है, पी एम वाई अक्ष के समांतर है, क्योंकि ये सीधी जा रही है ना ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है ना ये, इसलिए वाई अक्ष के समांतर है, और इसी में लिखना है आगे। ठीक है, और एम ए एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन से दो बिंदु ऐसे हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है या प्रतिबिंब जैसे दिखाई देते हैं। तो तुम देखो ये वाला बिंदु, पी वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, पी वाला बिंदु, देखो ये जो पी वाला बिंदु है ये, और ये जो एम वाला बिंदु है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाई देते हैं, और मिरर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, इतनी ही दूर पर तो ये लिखा हुआ है, इतनी दूर पर ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, पी तथा एम, पी तथा एम एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं या दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पे क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है ना, तो ये था पूरा थर्ड क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम
क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर ग्रिड को चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको फॉर्मेट समझने में दिक्कत ना आए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, कार्तीय तल पर बिंदु Z 5, -6 का अंकन कीजिए। अंकन मतलब ड्रॉ करके दिखाइए। एक समकोण त्रिभुज IZN की रचना कीजिए और तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। उससे पहले मैं यहाँ पर ये लिख लेते हैं, हम 4th क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लाइन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें लाइन बनानी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। ग्राफ पेपर बना रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन इधर से ड्रॉ करने के लिए मुझे एक और बार ये कंसिडर करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, ये मैंने लाइन ले ली तो ये इधर से ही लाइन बना दी है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे, ठीक, ये हो गया लाइन। तो अब ये कैसे बनाया है, ये देखो, ये तो y एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये है x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये है x एक्सिस। यहाँ पर लिख देते हैं ये x है। ठीक, तो x ये तो मूल बिंदु होता है जहाँ पर ये दोनों मिलती है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, इधर हो गया 7, ऐसे चलता जाएगा। आगे देखो, इधर क्या होगा -1, इधर क्या हो गया -2, इधर क्या हो गया -3, ये -4, ये -5, ये -6, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में क्वेश्चन में दे रखा था Z एक पॉइंट है 5, -6, यानी x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू है -6। तो x का वैल्यू 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, y का वैल्यू -6 कहाँ है, ये रहा। जहाँ ये दोनों मिल रहे हों उस पॉइंट को मिला दो। ठीक है, तो ऐसे डॉट डॉट करके आपने स्केल से मिलाना है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, इसका मतलब ये बिंदु चाहिए था हमें। ये कौन सा बिंदु है, ये Z 5, -6। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको एक IZN ट्रायंगल को बनाना था। ठीक है, तो इसमें I बिंदु को तो ये लिख लो, ये वाला I बिंदु बना दो इसको। ठीक है, और N कहाँ बनाना है, उसने बोला रचना करनी है फिर उसके बाद बनाना है। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कहीं पे भी बना सकते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन तो किया नहीं है कि कहाँ पर बनाना है कहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर है N पॉइंट, समझ गए। क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि I कहाँ पर बनाना है और N कहाँ पर बनाना है। आप जहाँ मर्जी वहाँ बना सकते हो, बस ट्रायंगल बनना चाहिए, सीधी सीधी लाइन बननी चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक I तक ये लाइन बनेगी। ठीक है, देखो मैं फिर से यहाँ पर लाइन कंसिडर कर लेती हूँ। देखो यहाँ से एक लाइन बनेगी यहाँ तक। ठीक है, ये बन गया त्रिभुज आपका। चलो, अब आपको IZN त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हाँ जी मुझे दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, सब इसके निर्देशांक लिखो। ये क्या हो गया 5, 0। N के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान बताओ इस पर कितना है 3, और y का मान क्या है -6। अब करना क्या है, मुझे इन सब की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, इनकी दूरी निकालनी है। ध्यान से देखो, पहली बात तो मुझे IZ निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। खुद ही बताओ ये कितना है ये 6 इकाई। कितना है, 6 इकाई। जिसको काउंटिंग करने में दिक्कत आती है ऐसे कर लो, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अच्छा ऐसे ही NZ को काउंट कर लेंगे, 1 और 2, ये कितना हो जाएगा 2 इकाई। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं इसको, 2 इकाई निकाल सकते हैं। इसके आगे अब ये टेढ़ी वाली लाइन बच गई, इसके लिए हम दूरी सूत्र का यूज़ भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वो जो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, यानी IN का घात 2 बराबर होगा NZ की घात 2 प्लस में IZ की घात 2। तो IN की घात 2 तो हमें निकालना ही है, ZN की घात 2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, IZ की वैल्यू क्या होगी 6 की घात 2, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 2 4, 6 की घात ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो टोटल ये क्या हो जाएगा 40। ठीक, तो अब IN² जब निकालोगे तो यहाँ से मुझे IN एक तो निकालना है, बाकी सब तो हो चुका है।
ये क्या हो जाएगा √40। बस यही आंसर छोड़ देना, यही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वापस वीडियो को बैक करो, फिर से देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल्स पूछी गई हो वो सब आपको 1 बाय 1 आंसर करनी होती है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यदि ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्याएं, ठीक है, नेगेटिव, तो निर्देशांक पद्धति कैसी होती? क्या इस पद्धति में द्विविमीय तल में सभी बिंदुओं को अंकित किया जा सकता था? मतलब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखते हैं, इधर जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हम क्या कर लिखते हैं नेगेटिव नंबर, यहाँ भी मैंने क्या लिखे हैं नेगेटिव नंबर लिखे हैं। ठीक है, अगर मान लो ये नेगेटिव नंबर होते ही नहीं तो क्या ये पॉसिबल था कि हम अपना आंसर अच्छे से लिख पाते या सभी बिंदुओं को इस पर दिखा पाते? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? कि अगर ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो केवल प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि उसमें दोनों क्या रहते हैं प्लस प्लस रहते हैं, प्रथम चतुर्थांश के बिंदुओं का ही निरूपण किया जा सकता था। ठीक है, उन्हीं बिंदुओं को ड्रॉ किया जा सकता था, बिंदुओं का निरूपण किया जा सकता था, निरूपण किया जा सकता था। ठीक है, तो ये था 5वां क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं अपना 6th क्वेश्चन पे। देखो कोई बिंदु दे रखे हैं, M बिंदु, A बिंदु, G बिंदु, एक ही सरल रेखा पर है। ठीक है, एक ही लाइन पर आने वाले हैं। तो बिंदुओं के अंकन के बिना ड्रॉ नहीं करना, आपको ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, बिंदुओं को जोड़े बिना एक विधि बताइए जिसके माध्यम से हम इसका परीक्षण कर सकें। एक विधि बतानी है, बिना जोड़े बिना देखे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं। ये रहा 6th क्वेश्चन। सबसे पहले बिंदुओं को लिख लो, -3 और -4। ए बिंदु क्या था 0 0, जी बिंदु क्या था 6 और 8। ठीक है, इनको लिख लेना है आपने। सबसे पहले MA निकालना है। MA कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था जी। तो वही उसी को हल करके हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमने ड्रॉ नहीं करना ना ये। ठीक है, तो इसमें मान लो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? दूरी सूत्र लगाकर हम निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू से निकाल। तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये -3 है ऐसे। ठीक है, का होल स्क्वायर। ये -3 x1 का वैल्यू है, प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है -4। ठीक, ऐसे। अब आपको क्या सिखाया गया है कि भाई माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये वाला माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये 0 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही पीछे हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 और 4 16 कितना हो गया 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का, तो ये तो आ गया 5। कौन आ गया 5? MA निकाला ही हमने। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है? अब हम निकालेंगे AG। ठीक है, और AG निकालने के लिए वापस से दूरी सूत्र का यूज करेंगे, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर A पॉइंट को लिख लेंगे 0 0 था, और G पॉइंट क्या था 6,8। तो इसको मान लेंगे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता जी? क्योंकि पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का ही होता है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x2 का वैल्यू कितना है बताओ 6, x1 का कितना है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना है 8 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 6 में से 0 गए तो 6 ही बचेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये कितना हो जाएगा 100, और 100 किसका रूट होता है 10। ठीक है, अब और क्या बच गया? अब हमें निकालना है mg। ठीक है, mg निकालेंगे तो क्या हो गया x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो m बिंदु लिखेंगे पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं। m बिंदु क्या था -3 और -4, और g बिंदु क्या था 6,8। ठीक, तो ये हो गया x2 का वैल्यू ऐसे ही मान लेंगे, ये भी x1 y1
और x2 y2, ठीक। x2 का वैल्यू है 6, x1 का वैल्यू क्या है -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 8 और y1 का वैल्यू क्या है -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 3 की होल स्क्वायर प्लस 8 + 4 की होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इतना हो जाने के बाद देखो आगे क्या करोगे, 6 + 3 कितना होता है 9 का स्क्वायर प्लस 8 × 4 12 का स्क्वायर। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद आगे की वैल्यू सॉल्व होती है। तो 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 के गुना 9 से, दैट इज 81, और 12 की करोगे तो 144, अगर इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 225, ठीक है। और 225 किसका वर्ग होता है 5 का। इसका मतलब हमने सबको निकाल दिया। तो अब एक चीज़ मेरे को समझ आ गई भाई, मैंने निकाला कि MA 5 आया है, AG 10 आया है और MG जो है वो आया 15। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये 15 नहीं आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आया कि भाई MA + AG करेंगे तो क्या आएगा आंसर, MG आएगा। यही तो क्वेश्चन पूछा था कि संरेखी है तो बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। दूरी सूत्र जरूर से ज़रूर याद करो, ठीक है। अगर आपको दूरी सूत्र नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी विधि जो आपने प्रश्न 6 में यूज की थी का उपयोग करते हुए यह परीक्षण कीजिए कि बिंदु R, B और C की एक सरल रेखा पर है। अब बिंदुओं के दोनों समूहों को अंकित कीजिए, अपने उत्तरों की जांच कीजिए, ठीक है। इसमें भी वापस ऐसे ही दूरी सूत्र लगाने हैं। मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 एज अ होमवर्क आपको करना है। सेम होगा जैसे क्वेश्चन 6 किया है, ठीक है। तो सबसे पहले R बिंदु लिख लो, कितना है -5 -1। B बिंदु लिखेंगे -2 -5। C बिंदु लिखेंगे 4, -12, ठीक है। सबसे पहले आपको RB निकालना है, फिर BC निकालना है, उसके बाद RC निकालना है। तो जब आप इनकी सारी वैल्यूज़ को निकाल दोगे, जो कि RB आएगा 5, BC आएगा √85 और RC आएगा √202। तो आप देखोगे कि ये जो है 5 प्लस में √85 कभी भी जुड़ नहीं सकते और ना ही ये 202 के बराबर हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन खुद करना है आपको, ठीक है। ये जो ये मैंने निकाले हैं ये आपको खुद से करना है, ये मत इस पे सूत्र लगाकर, ठीक है। तो ये जो है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए हम कहेंगे RB तथा C एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। स्थित नहीं है मतलब और क्या लिख सकते हैं इसको, संरेखी नहीं है। संरेखी ये शब्द होता है, संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब होता है कि भाई एक ही रेखा पर नहीं है, ठीक है। ये एक ही बात है। और अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इतना ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि टोटल 16 क्वेश्चन है ना। आप बाकी के 8 क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। देखो, मूल बिंदु को एक शीर्ष के रूप में उपयोग करते हुए निम्नलिखित के शीर्षों को अंकित कीजिए, ठीक है। मूल बिंदु को एक शीर्ष मानना है, एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में हो, अन्य चतुर्थांश कौन से में हो, चौथे में, ठीक है। चलो बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वापस से ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पहला पार्ट है। सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पर देखो लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। चलो ये हो गई एक लाइन, ठीक है। चलो ऐसे ही दूसरी लाइन बना लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ बन जाए। यहाँ बना ले लिए दूसरी लाइन, ओके। तो ये कौन सा एक्सिस है, y, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, x, ठीक। क्वेश्चन क्या था कि भाई समकोण मतलब 90 डिग्री और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु। ये त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ मान लो मैंने कोई बिंदु ले लिया इधर, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 0। मान लो ये A बिंदु है, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट लिए हैं मैंने, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हो गया B, ठीक।
इस तरीके से। तो अब क्या करने हैं, इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो सॉरी, त्रिभुज बनाना था हमें, तो ये हमने बना दिया। कौन सी दो भुजाएं इसमें बराबर है, एक तो ये वाली के बराबर है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज बन गया है, ये त्रिभुज AOB। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करना था, हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना था जो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में आता हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये बनाना था, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में आता हो, ऐसे ही था ना। शीर्ष जो है तीसरे चतुर्थांश में आता हो और दूसरा शीर्ष उसका चौथे चतुर्थांश में आता हो। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इसको दोबारा से बना लेते हैं। चलो, तो ये एक लाइन हो गई, ठीक। अच्छा, दूसरी लाइन, एक और लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या पता चला भाई, ये तो y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। हमें करना क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश है, ठीक। तो देखो ये क्या होता है, 0 0। तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लो भाई, एक बिंदु तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर है। ये तीसरे चतुर्थांश में बताया था उसने एक बिंदु, तो ये इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 और -3, ठीक है। एक चतुर्थांश में हमें क्या किस में लेना है, चौथे चतुर्थांश में। तो एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ देखो ये प्लस का 3 है ना, 1 2 3, और y का वैल्यू कितना है इसका, -2, और एक बिंदु यहाँ पर ले लो, ठीक है। हमें त्रिभुज ही तो बनाना है, पर ये समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। इस पॉइंट को मिटाओ, नीचे बनाओ इसको, तभी तो समद्विबाहु बनेगा। यहाँ बना लो, ठीक है। समद्विबाहु बनाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ कोई भी बिंदु ले लिया हमने, हो गया 3 और 0, या सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ होगा 0,3, ठीक। अब क्या करना है, इनको मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे जी, इस ये तो गड़बड़ हो गई, रुको, हाँ अब ठीक है। यहाँ पर ये लाइन बनाएंगे इधर से इधर, ठीक है। एक लाइन ये बन गई और दूसरी लाइन बनाएंगे, मुझे त्रिभुज बनाना है। एक लाइन बन गई यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक और लाइन बनाएंगे क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए मुझे 3 लाइनें चाहिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक। तो ये था आपका फाइनल आंसर। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके बाकी के 2 पार्ट करेंगे।